Right. So now we are into motivation theories. अब motivation theories क्या हैं basically कि they uh, were presented by many people, and the first one was F.W. Taylor. The full name is Frederick Winslow Taylor. And there were other people as well who followed him as well, और उसमें उन्होंने criticism भी किया, और they came up with different ideas. कौन से ideas? ये theories हैं, they are about motivation. They actually tell that if you want to motivate your employees, so what are those factors which can help a business to do it? और जब ये थ्योरीज पढ़ेंगे तो पेपर में वैसे थ्योरी भी पूछ सकते हैं वो। आपको रखना क्या है ज़हन में कि थ्योरी का मेन आइडिया क्या है? जो थ्योरी है वो किस चीज़ के गिर्द रिवॉल्व करती है, ये आपको ज़हन में रखना है ताकि आपको आसानी हो आंसर डेवलप करते हुए भी इसको मेंशन किया जा सकता है। और हम जो पीपल अदर देन फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, हम उनकी भी बात करेंगे। थ्योरीज तो काफ़ी हैं लेकिन ओ लेवल्स में एक लिमिटेड नंबर ऑफ थ्योरीज ही आपके सिलेबस में हैं, तो वील टॉक अबाउट देम। और हम देखेंगे कि हर जो बंदा था उसने कौन सा फैक्टर जो है ना उसको हाईलाइट किया है एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर। कि मोटिवेटिंग फैक्टर मतलब अ मोटिवेटर वो फैक्टर जो वर्कर्स को या एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है। तो अब ये पहले जो साहब थे वो थे यही F.W. टेलर, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, एक आइडिया साइंटिफिक मैनेजमेंट का। और उन्होंने क्या कहा कि अगर आप लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कराना चाह रहे हैं तो आपको वर्कर्स को मोटिवेट करने की जरूरत है। ये हमने कल भी पढ़ा था कि जब वर्कर्स मोटिवेट होते हैं, दे आर हैप्पी, they will be more focused, they are less likely to make mistakes, they'll finish their job quickly। तो उससे लेबर प्रोडक्टिविटी ऑफ कोर्स बढ़ेगी। और जो हमने कल डिस्कस भी किया था कि लेबर प्रोडक्टिविटी मींस आउटपुट प्रोड्यूस बाय ईच वर्कर, तो वो बढ़ जाएगा, उससे आपकी कॉस्ट कम होती है, हमें पता है, प्रॉफिट बढ़ेगा वगैरह वगैरह। तो उसने कहा कि मोटिवेशन लानी, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो मोटिवेशन की जरूरत है, और मोटिवेशन के लिए उसने ये एक आइडिया प्रेजेंट किया। और वो क्या था, उसमें कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि उसने कहा कि ब्रेक डाउन द जॉब इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर टास्क। मतलब ये कि डू नॉट असाइन ऑल द टास्क टू वन पर्सन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से यू आर इनटू फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, तो देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज व्हिच आर इन्वॉल्वड इन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। यू हैव टू बाय वुड, फिर आपको वुड को रिफाइन करना है, फिर आपको असेंबलिंग भी, कटिंग करनी है, असेंबलिंग करनी है, फिनिशिंग है, ठीक है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन उसकी आ जाती है। तो लॉट्स ऑफ टास्क आर इन्वॉल्व। तो अब वो टेलर को पता था कि ये दैट कांट बी डन बाय वन सिंगल पर्सन विद द सेम अमाउंट ऑफ परफेक्शन। तो उसने ये कहा कि पहले, और मकसद क्या था, लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, और किस तरह से, मोटिवेट करके। तो ये करने के लिए उसने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया कि ब्रेक डाउन करें जॉब को सिंपलर टास्क में, जैसे हम डिवीजन ऑफ लेबर में करते हैं। ये इसी का कॉन्सेप्ट था कि एक जॉब को डिफरेंट टास्क में आप डिवाइड कर दें, क्योंकि कोई भी जॉब जो है वो एक ही टास्क पे मुश्तमिल नहीं होती। आपको पता है देयर आर वेरियस टास्क इन्वॉल्व इन डूइंग अ जॉब। तो उसने कहा उस जॉब को टास्क पे डिवाइड करें, और फिर वो बंदा जो हर टास्क को सबसे अच्छे तरीके से कर सकता है, या हु इज द मोस्ट सुटेबल, उसको वो टास्क असाइन कर दें, उसे परफॉर्म करने दें, और देखें कि उसका बेस्ट टाइम उस टास्क को कंप्लीट करने का क्या है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज आई डिड टॉक अबाउट फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। तो लेट्स से असेंबलिंग ऑफ द फर्नीचर, तो आपको लगता है कि 3 वर्कर दे आर गुड एट इट, वो असेंबल अच्छे से करते हैं, जल्दी करते हैं, और बहुत फ्लॉलेस तरीके से करते हैं। तो आप उनको ये टास्क देंगे असेंबलिंग का, और उनका टाइम देखेंगे कि वो कितने टाइम में ये काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर सेट अ टारगेट आउटपुट एंड रिवॉर्ड वर्कर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा पे इफ टारगेट इज अचीव्ड। और फिर क्या करें कि जब आपने हर वर्कर को एक टास्क दे दिया है इन विच दैट वर्कर इज गुड एट, तो फिर आपने उनको टारगेट दे दिया, क्योंकि आपको टाइम भी पता है कि कितने टाइम में टास्क कंप्लीट होता है। तो आपने उनको टारगेट देने हैं इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है कि आपने अगर इतने घंटे काम करना है, या आप अगर इतने टाइम के लिए मौजूद हैं, या कंपनी आपको हायर करती है, तो
आपको इतनी रिक्वायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करके देनी है। तो इफ दे मीट दैट टारगेट तो गिव देम रिवॉर्ड। ये वो एक आइडिया प्रेजेंट ये किया था। इसका मतलब ये है कि टारगेट सेट करके और अगर टारगेट सक्सेसफुली अचीव होता है तो आप फिर वर्कर्स को रिवॉर्ड करें फाइनेंशियली। उसका फोकस यही था। देयर आर मेनी वेज इन विच वर्कर्स कैन बी रिवॉर्डेड। वन ऑफ द वे इज गिव देम मनी। ठीक है, तो ये रिवॉर्ड देम फाइनेंशियली ये हो सकता है, लेकिन तो टेलर का मेन फोकस इसी पे है। लेकिन टेलर ने ये कहा कि पहले आपने जॉब को टास्क में डिवाइड करना है और हर टास्क उस बंदे को देना है कि हु इज एन एक्सपर्ट, हु कैन डू इट बेटर देन अदर्स, और उसके बाद टारगेट देना है। ऐसा ना हो कि यू लेट्स से कि यू हैव गिवन अ टास्क टू समबडी हु इज नॉट गुड एट इट और उसको टारगेट दे दिया तो दैट पर्सन वुड नेवर बी एबल टू अचीव दैट ना। वो तो आपकी गलती हो गई। तो आपको पहले ये देखना है कि सूटेबल कौन है उसके लिए, उसके बाद आपने ये काम करना है। अच्छा, तो उसका ये आइडिया था। उसने ये क्यों कहा, क्योंकि उसने कहा कि मनी इज द ओनली मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर एम्प्लॉइज। कि एम्प्लॉइज जो है वो मनी से ही मोटिवेट होते हैं और कोई दुनिया में चीज नहीं है उसके ख्याल में। क्योंकि आपने अगर नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है तो यू नीड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, एंड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज यू नीड टू हैव मनी। तो मनी अगर उनको देंगे रिवॉर्ड की शक्ल में तो वो अपनी बेस्ट एफर्ट करेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे। ये आइडिया था इसका। और प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज रिजल्टिंग इन लोअर एवरेज कॉस्ट, ये इसका आइडिया था। अब आप गौर करो तो इसके अंदर अगर एक चीज है जो नजर आ रही है वो ये कि इसमें ऐसे लग रहा है जैसे हम वो वर्कर जो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं की बात है। तो अब आपको पता है हर बिजनेस में तो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होती। मतलब देर आर अदर बिजनेसेस एज वेल वेयर गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। तो वहां पर थोड़ा इशू आएगा क्योंकि वहां पर आप आउटपुट मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर तो यू यू डील क्लाइंट्स, यू एंटरटेन कस्टमर्स। तो वहाँ नंबर ऑफ कस्टमर्स काउंट कर सकते हैं, आउटपुट तो आप नहीं प्रोड्यूस कर रहे। तो वो एक इशू आ सकता है क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी की ही बात कर रहे हैं और उसमें प्रोडक्टिविटी क्या है। आप इमेजिन करो ना, यू आर इन ए बैंक, यू वर्क इन ए बैंक एंड यू डील क्लाइंट्स ऑन डेली बेसिस। तो आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे निकालें? आप तो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, यू प्रोवाइड सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज टू पीपल। तो ये इशू आ सकता है। इसके अंदर बहुत लिमिटेड बिजनेस एक्टिविटीज पे ही फोकस किया गया है और इसलिए इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो मैंने बताया वो ये भी, जैसे कि एम्प्लॉइज गेट मोटिवेटेड बाय फैक्टर्स अदर देन मनी एज वेल। यस, आप इमेजिन करो कि यू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड योर बॉस insults you, demoralizes you on regular basis, but pays you handsomely. So would you like to work in that organization? आप बताओ। No, sir. No, especially those people who have a self-respect. इनकी नहीं और बात है, लेकिन there are many people who give priority to their self-respect. तो वो कहते हैं जी पैसे भाड़ में गए, रिस्पेक्ट करेंगे तो काम करेंगे। तो इसका मतलब है कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर। मैं अगर अपनी बात करूं तो आई वर्क इन दो स्कूल्स वेयर आई गेट द रिस्पेक्ट आई वांट और मैं मनी को प्रेफरेंस नहीं देता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ आपसे। तो देयर आर अदर एम्प्लॉइज एज वेल जो कि ऐसा ही चाहते हैं। तो इसका मतलब है फिर यहाँ तो इसकी जो फार्मूला था टेलर का वो थोड़ा सा फ्लॉड हो गया, क्योंकि हर एम्प्लॉय को पैसे दे रहे हैं लेकिन एम्प्लॉय इज नॉट कंफर्टेबल विद द जॉब और विद द वे मैनेजर्स डील द एम्प्लॉइज, तो वो वर्कर मोटिवेटेड रहेगा नहीं, तो आइडिया फ्लॉप हो जाएगा। अच्छा, फिर दूसरा ये कि मनी कैन नॉट ब्रिंग मोटिवेशन अमंग वर्कर्स इफ देयर इज जॉब डिससैटिस्फैक्शन। अब ये जॉब डिससैटिस्फैक्शन भला क्या होती है, कोई आइडिया है? No, sir. नो, याद रखना है जॉब डिससैटिस्फैक्शन इज द डायरेक्ट आउटकम ऑफ द जॉब। मतलब कि whatever job you are doing you do not like it, simple as that. इसका ऑपोजिट है जॉब सेटिस्फैक्शन। मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से यू बिकम अ फेमस सिंगर और एन एक्टर और अ प्लेयर, ठीक है, एंड यू लाइक टू सिंग, यू लाइक टू प्ले, राइट, यू लाइक टू एक्ट और आपको उसके पैसे भी मिल रहे हैं। तो दिस इज व्हाट, यानी कि जब आप एक्टिंग करती हो या सिंगिंग करती हो या आप कोई स्पोर्ट्स प्लेयर हो, प्रोफेशनल प्लेयर हो, आप खेलते हो, तो यू गेट हैप्पी, ठीक है, और उसके आप इंजॉय दैट और डिस्पाइट दैट आपको पैसे मिलते हैं। तो इसका मतलब है आप जॉब को इंजॉय कर रहे हैं। जो गेटिंग अ सैलरी, गेटिंग अ सर्टेन इनकम इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो मिलेगा ही,
लेकिन आप उस जॉब को एंजॉय कर रहे हो। एक बंदा है वो जॉब कर रहा है फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मनी, बट दैट पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल विद द जॉब। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक टीचर है, वो एक क्लास में, अब उसको जॉब मिल गई है, वो क्लास में चला गया बच्चों को पढ़ाने, एंड द बॉयज आर वेरी नॉटी देयर एंड दे आर इनडिसिप्लिन्ड एंड दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू द टीचर। अब वो नया टीचर था, लैक ऑफ एक्सपीरियंस था। अब वो कह रहा पढ़ाऊं कैसे, पहले साइलेंस होगी तो पढ़ाऊंगा। अब वो दैट पर्सन विल गेट इनटू ट्रबल, क्योंकि उसने ये नहीं देखा कि मैंने जॉब, अब वो जॉब में इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, बच्चों को चुप कैसे कराएं। मैनेजमेंट के पास जाता है, मैनेजमेंट कहती है सर ये आपका काम है, क्लास कंट्रोल इज नॉट आवर जॉब, दिस इज टीचर्स जॉब, टीचर इज द मैनेजर ऑफ द क्लास। वो प्रॉब्लम में आ गया। अब सैलरी उसे मिल रही है और उसका मकसद था भी यही कि यार सैलरी मिल जाए, जॉब जो मर्जी दे दो, तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग। अब आपने ऐसे वर्कर को ऐसा काम दिया है जो उसे पसंद नहीं है, तो मे बी एट द स्टार्ट दैट पर्सन विल बी विलिंग टू डू इट, दैट पर्सन माइट पुट अप एन एफर्ट टू डू दैट जॉब, लेकिन जब डिससेटिस्फेक्शन होगी, या तो वो पर्सन को, बंदे को वो जॉब पसंद नहीं है। टीचिंग, आई हेट टीचिंग, व्हाई आर यू टीचिंग, बिकॉज आई गेट मनी। तो अगर ये सीन है, तो फिर वो बंदे को जितनी भी सैलरी दे देंगे, वो सेटिस्फाई नहीं होगा, वो डिमोटिवेटेड रहेगा और अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जॉब डिससेटिस्फेक्शन ना हो, और उसके लिए आजकल की ऑर्गेनाइजेशन बहुत फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं अपने एम्प्लॉयज को। मुझे याद है कि वंस आई वाज वर्किंग इन अ स्कूल which was very good. The overall environment, the ambience, the cleanliness was wonderful, and even during break time, tea and samosas were served to the teachers free of cost. So that was one of the way. But remember, serving samosas and teachers and the environment can't give you job satisfaction. It, yes, it can make a person happy, but if you do not like the job or you are facing problems while performing your job, we'll say job dissatisfaction is there. और वो समोसे खिलाने से, चाय पिलाने से, एनवायरमेंट को अच्छा करने से जाने वाली नहीं है। वो जब तक आपकी वो डिससेटिस्फेक्शन नहीं जाएगी जॉब की, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको जॉब की बात की, तो अब एचएम, हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस आ गई हैं, एंड दे आर हेल्पिंग यू टू कंट्रोल द क्लास, एंड नाउ day by day you feel that now you have better control over the class, and you are able to teach whatever you plan before going to the class, you are able to deliver that. Why? Because HM comes again and again to your class and sees whether boys are listening to you or not. Now if this is happening, it means management is helping you to perform your job. ये नहीं कि वो कह रहे हैं सर आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, आए चाय पी लें। नो, दिस इज नॉट रिलेटेड टू जॉब, दीज आर अदर फैक्टर्स। तो जॉब सेटिस्फेक्शन वो है, मैंने आपको बताया था, डिससेटिस्फेक्शन जो कि डायरेक्टली आपको जॉब परफॉर्म करते हुए फेस करनी पड़ती है। आप लेट्स से और कोई काम कर रहे हैं बट यू आर नॉट ट्रेन फॉर दैट, जैसे कि आप एक बैंकर हैं लेकिन यू हैव नॉट बीन गिवन ट्रेनिंग, एनफ ट्रेनिंग टू वर्क इन अ बैंक। तो अब आप, ऐसे मिलती है लेकिन नहीं मिली और आपको जॉब मिल गई, पैसे अच्छे मिल रहे हैं, आप खुश हो गए। अब जो कस्टमर आपके पास आ रहा है, बिकॉज यू हैव नॉट बीन गिवन एनफ ट्रेनिंग, तो आप वर्कर्स को सही तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म योर जॉब वेल। वो जो इन्फॉर्मेशन पूछते हैं आपको आती नहीं है, वो आपकी इंसल्ट करके चले जाते हैं, यार आप यहाँ बैंक में कर क्या रहे हो, जाके जाके छोले बेचो फिर जाके, अगर नहीं आता काम। ऑफ कोर्स कस्टमर तो उन्होंने ये कहना, वो क्लाइंट्स है, यहाँ क्या कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसको क्या लगेगा ऑन डेली बेसिस, when the person will be going back home will be thinking, what am I doing, am I getting salary for having my insult? तो वो फिर बंदे से काम सही से ना होगा, ना वो कर पाएगा। तो ये चीज एक है, डिससेटिस्फेक्शन जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है किसी भी बंदे के लिए जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो कि उसकी मोटिवेशन के दरमियान में आ जाती है, और दैट वाज कंप्लीटली इग्नोर्ड बाय एफडब्ल्यू टेलर। फिर हम आगे चलते हैं, अगला जो हमारे पास आ जाता है मैस्लो का। तो मैस्लो की मशहूर है, ये आप हायर लेवल क्लासेस में भी पढ़ोगे कि हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की का मतलब है टॉप टू बॉटम जो लेवल्स होते हैं, या हम वैसे तो बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो अगर आप गौर करो तो यहाँ पर है ना, ये टॉप टू बॉटम, पहले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिर स्टीम, सोशल, सेफ्टी या सिक्योरिटी, फिजियोलॉजिकल। तो ये टॉप टू बॉटम हमें नजर आ रहा है, ये लेवल्स भी नजर आ रहे हैं
हिराकी यही होती है। तो अच्छा, हायरार्की ऑफ नीड्स है, मतलब देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ नीड्स। ये जो मैस्लो ने बताया कि यस, पीपल डू अ जॉब टू गेट देयर नीड्स सेटिस्फाइड, फाइन, हमें समझ आती है, बट देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ नीड्स। आपको, और वो आपको ग्रेजुअली वो नीड्स को सेटिस्फाई करना है एम्प्लॉयज की, सो दैट दे रिमेन मोटिवेटेड थ्रू आउट देयर प्रोफेशनल करियर। अगर आपने एक नीड पूरी कर दी और दूसरी नहीं की, तो वर्कर माइट बी मोटिवेटेड फॉर अ little while, and after that again that person will be demotivated. So you need to keep on satisfying the higher order needs. अगर आपने पहली नीड पूरी कर ली है, तो जो उससे हायर ऑर्डर की है उसको पूरा करें, उसके बाद उससे हायर ऑर्डर की पूरा करें, so that the worker remains motivated as long as the worker is working in your organization. तो उसने ये आइडिया दिया, और उसके लिए उसने हायरार्की ऑफ नीड्स का कॉन्सेप्ट पेश किया, और उसने पहले बताई फिजियोलॉजिकल नीड्स, और वो क्या होती है, वो है जिसमें आपको क्या करना है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, यानी कि जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करें। ऑफ कोर्स ये जरूरत है, इमेजिन करो ना, as soon as you get a job, what is your top most priority at the start? Of course कि आप अपनी जरूरियात को पूरा कर सकें, खाना खा सकें, कोई रहाइश का बंदोबस्त हो जाए, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो ये चीजें, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब है आपको, यू नीड टू गिव अ पर्सन एनफ इनकम, दैट पर्सन मस्ट बी एबल टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स। तो इसको बोल रहे हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। वो आपने पूरी कर ली, अच्छा ठीक है, तो स्टार्ट में तो आप खुश हुए, आफ्टर 6 months और आफ्टर 1 year, then you want your other needs to be fulfilled as well as an employee. आपने कहा ठीक है, फिजियोलॉजिकल मिल गई है, अब मैं चाहता हूँ जो हायर ऑर्डर नीड आपको यहाँ नजर आ रही है पिरामिड के अंदर, वो है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, ये वाली। अब वर्कर को ये चाहिए। अच्छा, और वो अब इसमें दो तरह से आती है। एक है आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी। वो क्या, कि while performing a job you must feel safe। मतलब अगर आप एक किसी मशीन, इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं, तो you must be given enough protective equipment and clothing that can protect you from any harm। तो वो, और उसके लिए enough training needs to be provided as well। जैसे आपको पता है ना कि जब कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, you must have watched in movies as well। तो आपको पता है जब वर्कर्स नीचे काम कर रहे होते हैं डाउन देयर, तो उन्होंने येलो कलर की हेलमेट पहनी होती है, देखा ना कभी मूवीज में से? Yes, sir. क्यों पहनी होती है? Sir, for safety reasons. सेफ्टी रीजन, कि अगर इफ सम हैवी ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम द टॉप, तो दे मस्ट रिमेन सेफ। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का, वो हेड ही होता है, सारे ऑर्गन्स को वही कंट्रोल करता है, आपको पता ही है अच्छे तरीके से। अच्छा, तो आपके लिम्स जो हैं, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, सब ये उसी ने चलाने हैं, दिमाग ने। अच्छा, तो एक तो ये चीज है। दूसरा, येलो इसलिए होता है कि बिकॉज रिसर्च से दैट येलो कलर इज वेरी विजिबल इवन एट नाइट एज वेल। इवन इफ देयर इज the light is not that much, still you can see that yellow color there। तो येलो इसलिए रखा जाता है कि जितना मर्जी ऊपर बिल्डिंग हो, आपको नजर आए there are someone working down there, तो हमने कोई ऑब्जेक्ट नीचे थ्रो नहीं करना। अच्छा, एक तो ये हो गया। तो आपको, you must feel protected while working in an organization। अगर आपको लग रहा है कि your life is at stake, तो ऑफ कोर्स आप, you wouldn't like to work ना, कौन अपनी जिंदगी को डालता है रिस्क में। दूसरी चीज, जॉब सिक्योरिटी। तो जब आपको जॉब मिलती है ना, तो यू फील हैप्पी, फाइन। तो होता ही है, हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही होता है, दे गिव देम 6 months टाइम, एंड व्हाट इज दैट, वो कहते हैं कि हम 6 months वील सी यू हाउ यू आर परफॉर्मिंग, इफ वी फील दैट यू आर परफॉर्मिंग अप टू द मार्क, वील मेक यू परमानेंट। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और इस पीरियड को बोलते हैं प्रोबेशनरी पीरियड। PROBATIONARY, प्रोबेशनरी पीरियड। और ये होता है जिसमें द मैनेजमेंट इज वॉचिंग यू, ऑब्जर्विंग यू, ठीक है। इफ यू फील दैट you are good enough to perform that job in the manner they want, तो they make you permanent। तो जैसे ही आपको permanent करेंगे after 6 months, normally इतना ही होता है, तो you again get the feeling of security। यहाँ जी मेरी जॉब पक्की हो गई। अब इसका मतलब ये है, they cannot ask you to leave all of a sudden। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। जो प्रोबेशनरी पीरियड पे होता है, that person can be asked to leave any time, और जी आप फारिग है, कल से नहीं आइएगा, हो सकता है। लेकिन once you get permanent, तो अब आपको खाली ये नहीं है कि जॉब पक्की हो गई, आपको कुछ और फैसिलिटीज
और बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, उस पर भी हम बात जरूर करेंगे, लेकिन अभी चूंकि ये ह्यूमन रिसोर्स का चैप्टर नहीं है तो मैं इस पर जाना नहीं चाह रहा। वो है बेनिफिट जो आपको मिलते हैं। पर हम सिक्योरिटी की बात करें तो जॉब पक्की हो गई यार, चलो अब चलेगी, मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरी जॉब रहेगी। उसके बाद आती है सोशल नीड्स। अब आपको पता ही है कि बाय नेचर मैन इज अ सोशल एनिमल एंड वी रिक्वायर अदर ह्यूमन बीइंग्स टू टॉक, ठीक है, टू डिस्कस आवर इश्यूज, टू रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम्स और टू हेल्प देम आउट, हेल्प अस आउट व्हाइल परफॉर्मिंग अ जॉब। होता है ना, कोई बंदा यार मैं जल्दी निकल रहा हूँ, आज मेरी फैमिली में एक इशू है, मेरा काम संभाल लेंगे, होता है ऐसे। समटाइम्स यू हैव एन इशू, कोई आपसे काम टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा, आपने अपने कुलीग को कहा जो फेलो मेंबर था, यार इधर हेल्प करिए, मुझसे काम नहीं हो रहा, मुझे जरा बता कैसे करना है, वगैरह वगैरह। तो और उसके अलावा भी होता यही है कि लेट्स से यू वर्क 8 hours in a day and after 4 hours you know that it is obligatory that break time should be there for the worker. तो workers relax होते हैं, अपने लंच टाइम पे चले जाते हैं और वहां दे हैव अ चिट चैट। तो उसमें बिल्कुल इनफॉर्मल वे में रिलैक्स होकर बात कर रहे होते हैं, तो उसमें वो बड़ा उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है। क्यों? व्हेन दे फील दैट दे आर वर्किंग अमंग देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, कि यार दोस्त यार ही हैं जिसमें कैंटीन में बैठ के या ब्रेक टाइम में बैठ के गप्पे लगाते हैं और बाद में इकट्ठे काम भी करते हैं, तो दे फील लाइक फैमिली, दे फील लाइक फ्रेंड्स। तो ये भी एक चीज है जो कि बहुत जरूरी है। इमेजिन करो कि आप ना किसी स्कूल, आप स्कूल जाती हो एंड यू हैव नो फ्रेंड्स, हाउ लॉन्ग यू कैन यू सर्वाइव ओवर देयर? क्लास पढ़ती हो, निकल जाती हो, क्लास फ्री होती है, ब्रेक होती है, चुप करके अकेली बैठी रहती हो, तो ऑफ कोर्स दिस इज very difficult for a human being. Sooner or later you will leave that school. So imagine same is the case with employees as well. तो उनके अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं and they feel nobody is actually coming to them, yeah, helping them out, yeah, they cannot call anybody their friend, so there is a problem. Sooner or later that employee is going to leave the job. Yeah, the employee is not able to focus. उनको हेल्प भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज को भी डिस्कस करते हैं और इस तरह से उनकी परफॉर्मेंस लो हो जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि मेंटली वो स्ट्रेस में चले जाएंगे। बिकॉज अलोन इफ यू आर वर्किंग तो दैट इज नॉट गोना वर्क। इमेजिन करो आपको कमरे में बंद करने के लिए खाना पीना देते रहे 6 महीने तक, हो सकता है, मुमकिन है, रह सकती है 6 महीने कमरे के अंदर खाने पीने टीवी के साथ? No, sir. नो। तो कोविड-19 में तो लोगों को बड़े स्ट्रेस में चले गए थे और वो उनको बकायदा से एंग्जाइटी हो गई थी, डिप्रेशन हो गई थी। तो वो इस वजह से कि कोविड-19 में जब आप जाते हैं तो आपको ऑफ कोर्स वो क्वारंटीन करना पड़ता है। स्पेशली प्लेयर्स की बात करते हैं जो खेलने जाते थे मैचेस 15-15 दिन, 20-20 दिन, तो वो बहुत ही मुश्किल काम था, बेरेबल नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसने इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो इसीलिए एम्प्लॉइज की पार्टीज भी करते हैं। मुझे याद है स्कूल में ऐसे ही करते हैं, पार्टीज करते रहते हैं और टीचर्स की गैदरिंग करवाते हैं, ताकि टीचर एक दूसरे से जेलिन हो, दे फील लाइक फ्रेंड्स। वैसे तो पढ़ा रहे होते हैं, टाइम नहीं होता, तो ये जब ऑफ होती है ना क्लासेस, आजकल बुला रहे हैं टीचर्स को, आएंगे सर पार्टी करते हैं, इसीलिए बुला रहे हैं ताकि टीचर्स को लगे कि हम एक ही, वी आर पार्ट ऑफ द सेम फैमिली। तो वो सोशल नीड्स पूरी हो जाती हैं आपकी। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो जॉब इसीलिए करते हैं टू किल टाइम, चलो यार वहाँ गपशप लग जाए, घर बैठ के क्या करना है, बोर ही होना है, ऐसे लोग भी होते हैं ना ऐसे। Yes, sir. अच्छा, इसी तरह स्टीम नीड में क्या आता है? आपका स्टेटस, आपकी सेल्फ स्टीम, आपके रिकग्निशन। मतलब ये कि अगर आप यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन और यू वर्क वेरी वेल और आप हर काम टाइम पर करते हो, कस्टमर आर वेरी हैप्पी, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन रिकग्नाइज करती है। जैसे आपको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड दे दिया, या आपको कहते हैं जनाब आप छुट्टी करते हैं ना तो जी हमारा तो बिजनेस ठप हो जाता है, क्लाइंट्स ही नहीं आते, जनाब आपके बगैर तो हमारा बिजनेस बिल्कुल जीरो है। तो नाउ दिस इज काइंड वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन। तो ये आपको रिकग्नाइज करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन आपको लगता है यू आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो आपको। और उसके अलावा अच्छा, ये तो रिकग्निशन आपको किसी भी तरह से कर सकते हैं। रिकग्निशन आपको कर दी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को आपको बताना जरूरी है हाउ इम्पोर्टेंट यू आर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू कीप ऑन वर्किंग इन द मैनर you work and you meet your target successfully every time, way before the time, तो और ऑर्गेनाइजेशन आपको बिल्कुल कुछ नहीं देख रही, आप कहें यार यहाँ तो कोई आपको रिवॉर्ड नहीं दे रही। रिवॉर्ड फाइनेंस की शक्ल में नहीं, मैं कह रहा फाइनेंस की शक्ल में भी हो सकता है, नो इश्यूज कि आपको दे रेज योर सैलरी, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उसके अलावा जो वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन है वो भी इसी में आ रहा है कि दे आर रिकग्नाइजिंग दैट
you are a prominent feature of their organization. You are one of the most important employee of the organization, and they do not want to leave you. They give you respect. तो ये आ जाता है इसी में ही. सैलरी जो आपकी बढ़ा रहे हैं वो भी इसी में आ रहा है. अच्छा, और इसके साथ आ जाता है हमारे पास कि क्या मैंने बताया आपको, स्टेटस. यस, वो भी आता है कि आपको मैनेजर बना दिया है. नाउ यू हैव योर ओन कैबिन, एयर कंडीशनड कैबिन है आपका, और यू हैव 50 एम्प्लॉइज अंडर यू, or the company has given you a car, that is company maintained car. The company has given you company maintained accommodation as well. तो ये चीजें भी आपकी स्टेटस में इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि स्टेटस जो है वो, आप जब एक महंगी गाड़ी आपको मिल गई विच यू कैन नॉट अफोर्ड, तो स्टेटस इंक्रीज हो गया ना. एक बहुत फर्निश आपको घर मिल गया जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये भी आपका स्टेटस तो इंक्रीज हो रहा है. तो रिकग्निशन एंड स्टेटस बोथ कम अंडर दिस लेवल, दैट इज एस्टीम नीड्स. और उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और ये होता है कि वो मुकाम जो हर बंदा कहता है कि आई डिजर्व दैट, आई हैव द कैपेबिलिटी ऑफ अचीविंग दैट. तो लेट्स से आप कहते हो जी मुझे मैनेजमेंट की टॉप टियर पे होना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज आई वर्क देयर फॉर 25 years, और आई हैव द पोटेंशियल टू रीच टू द टॉप. एंड फाइनली आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ years देयर, यू रीच टू द टॉप. तो इसका मतलब है कि आपने अचीव कर लिया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि वेयर डू यू वांट टू सी एट द एंड ऑफ योर प्रोफेशनल करियर. नॉर्मली ऐसे ही होता है कि यार यहाँ तक तो मुझे जाना ही चाहिए. एंड फाइनली यू रीच दैट, यू अचीव दैट, यू रीच दैट लेवल, तो आप कहेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ गई. अच्छा, नॉर्मली ये भी होता है कि ये लेवल शायद लोग एम्प्लॉइज को अचीव ही नहीं होता. दे स्ट्रगल टू गेट टू इट, लेकिन होता ही है कि पहुंचते पहुंचे यानी कि स्टीम नीड तक पहुंचे, और उसके बाद या तो वो वहां पहुंच गए और उसके बाद रिटायर हो गए, या फिर इससे पहले रिटायर हो गया, ऐसा हो जाता. तो मेरे ना अंकल थे पिंडी में, तो वो भी प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के एक गवर्नमेंट कॉलेज में. तो वो अब उन्होंने बहुत सर्विस की, और फाइनली उन्होंने कहा अब जो हाईएस्ट रैंक है वो प्रोफेसर का होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, एक कॉलेज की हम बात कर लें. तो अब वो उन्होंने कहा कि मैं, अब उनका भी ध्यान में था कि प्रोफेसर यार मुझे रिटायर होना चाहिए. तो वो फाइनली एसोसिएट प्रोफेसर, मतलब लेक्चरर होता है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, उसके बाद फिर फुल प्रोफेसर, कि मुझे ये रिटायर होना चाहिए. तो फाइनली एसोसिएट प्रोफेसर वो रिटायर हो गए. उन्हें अफसोस हुआ यार मुझे प्रोफेसर होना चाहिए था, लेकिन फाइनली उनका केस फॉरवर्ड हो गया हुआ था. तो रिटायरमेंट के वक्त उनको फुल प्रोफेसर की पोस्ट पे ही रिटायर किया गया, और उनको जो पेंशन आती है वो फुल प्रोफेसर की आती है. तो इसका मतलब है उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव कर लिया. और ये आखिर में क्यों होता है, ये अर्ली अचीव नहीं होता, क्योंकि वंस इट इज अचीव्ड अर्लियर, तो आगे तो ऊपर कुछ रह ही नहीं गया. तो फिर एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करोगे, कुछ नहीं. तो इसलिए ये होता ही एट द एंड ऑफ द प्रोफेशनल करियर ऑफ द एम्प्लॉय है, या ये अचीव होता नहीं है और रिटायरमेंट कम्स, और ये रिटायरमेंट के ये अचीव करते हैं, और उसके आफ्टर सम टाइम द एम्प्लॉय गेट्स रिटायर्ड हैप्पीली. तो ये तरीका है हमारे पास. तो इसमें ये है आपके पास लोअर ऑर्डर नीड से ऊपर जाना है हायर ऑर्डर नीड की तरफ. फिजियोलॉजिकल लोएस्ट है, और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो हाईएस्ट है. और आपको बिजनेस को क्या करना है, बिजनेस नीड्स टू कीप ऑन सेटिस्फाइंग हायर ऑर्डर नीड्स. पहले सेफ्टी कर ली, फिर सोशल कर ली, ताकि बंदा थ्रू आउट द करियर मोटिवेटेड रहे. अच्छा, इसमें से अब अगर मैं बात करूं टेलर की, तो टेलर का मनी, आप बता सकती हो कि टेलर का जो मनी की थ्योरी थी कि मनी इज द ओनली मोटिवेटर, और वो मोटिवेट करता है, तो क्या इनमें से कोई नीड्स पूरी होती है मनी से, क्या ख्याल है, कोई नजर आ रही है? सर यस सर, जो सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड्स. वेरी गुड. फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड्स को आपको अगर सेटिस्फाई करना है, तो यू नीड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, उसके लिए आपको पैसे चाहिए. वेरी गुड. और कोई है? नो सर. नो. अच्छा, उसमें ना जैसे स्टीम नीड्स है, वो रिकग्निशन है, वो पैसों से तो नहीं आती, रिस्पेक्ट पैसों से नहीं आती, लेकिन स्टेटस पैसों से भी आ सकता है. जैसे कंपनी आपको गाड़ी घर नहीं देती, लेकिन कंपनी आपकी सैलरी इतनी कर देती है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कि आप उससे अपनी मर्जी की गाड़ी, घर, और जो एरिया में आपने लेना है आप वो ले सकते हो, महंगा मोबाइल, घड़ी, कपड़े. तो स्टेटस आ गया ना, क्या ख्याल है? यस सर. तो स्टेटस भी स्टीम नीड्स का पार्ट है, मैंने आपको बताया था, रिकग्निशन के अलावा. तो मनी यहाँ पर भी काम करे, है ना? यस.
लेकिन मनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में काम नहीं करता, सोशल में काम नहीं करता, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड में भी काम नहीं कर रहा होता। तो ये भी, तो इसका मतलब है ये बैस्लो की जो थ्योरी थी वो ज्यादा बेहतर थ्योरी थी, क्योंकि उसमें उसने और भी चीजें बताई हैं जो कि जरूरी हैं वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए, नॉट द ओनली फैक्टर दैट इज मनी। तो मैस्लो की थ्योरी तो बाद में आई थी। ऑफ कोर्स जो पहले थ्योरी पेश करता है वो सबसे मुश्किल काम वही होता है। उसके बाद कीड़े निकालना, क्रिटिसाइज करना आसान होता है, और लेकिन उसी की बेस पे फिर लोग और थ्योरीज बनाते जाते हैं, जैसे इन्होंने बनाई है। ये आगे फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, सोशल स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, इनके बारे में बात कर चुका हूँ। और एक बात आपको और बतानी है कि इसमें कुछ इश्यूज और रहे हैं कि ये जो ऑर्डर दिया हुआ है कि पहले फिजियोलॉजिकल नीड है, तो फिर सेफ्टी है, तो फिर सोशल है, दैट ऑर्डर माइट नॉट रिमेन द सेम फॉर एवरी इंडिविजुअल। एक ये प्रॉब्लम है कि इन्होंने आइडियलाइज कर लिया ना कि हर बंदे का इस तरह से ही ऑर्डर चलता है। ये जरूरी नहीं है। एक बंदे की फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हुई है तो वो कह रहा है मुझे सोशल नीड्स अब चाहिए। पहले वो बतूनी बड़ा है, उसे बंदे चाहिए बात करने के लिए, काम करते हुए। उसे सेफ्टी कह रही है, सेफ्टी नहीं चाहिए, मुझे पहले सोशल नीड्स हो। तो फिर ये ऑर्डर नहीं है। फिर आप इस ऑर्डर से जाएंगे तो दैट पर्सन वोंट रिमेन मोटिवेटेड, क्योंकि आपने सिक्योरिटी नीड पूरी कर दी, उसे सोशल चाहिए थी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि ऑर्डर माइट नॉट रिमेन द सेम। अच्छा, और कुछ बंदों के लिए शायद कुछ नीड्स मैटर ही नहीं करती, जैसे स्टीम नीड मैटर नहीं कर रही उसके लिए, या सोशल नीड नहीं मैटर कर रही है। हम ये लेते हैं, एक बंदा जो टीम मैन नहीं है, एक बंदा है जो हु वांट्स टू वर्क अलोन, काम करेगा घर चले जाएगा, तो उसको सोशल नीड्स नहीं चाहिए, वो आप पूरी करते रहें तो उसको तो बल्कि उल्टा ना आया होगा, यार किन बंदों को मेरी टीम में डाल दिया और तंग कर रहे हैं, उल्टा मैं अकेला काम करना चाहता हूँ। तो उसको हो सकता है ये जो नीड्स दी हुई है 5, इनमें से किसी बंदे की 3 नीड्स दी हो, ये 4 नीड्स दी हो। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स क्रिटिसिज्म ही इसमें आ जाता है। अच्छा, एक बात जो आपको मैंने बतानी है वो ये और कि आप ये नहीं कर सकते कि पहले अगर लेट से किसी बंदे का यही ऑर्डर है पहले फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, तो आप पहले सेफ्टी नीड पूरी कर दो या सोशल नीड पूरी कर दो और कह रहे हो फिजियोलॉजिकल बाद में कर दें, तो इस तरह भी काम नहीं चलेगा। यू हैव टू फॉलो द सेम ऑर्डर। अगर ये ऑर्डर है वही जो बंदा चाह रहा है, हम इमेजिन कर रहे हैं, तो ऑर्डर पर यही रखना है। आप जंप इन नहीं करेंगे कि जी पहले कोई और पूरा कर ले और आप जंप अप कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो इस तरह नहीं करना आपने। तो ऑर्डर जरूरी है। तो यही मैंने यहाँ बातें लिखी हुई हैं, आप उसे पढ़ सकती हो कि ये देखो, मैस्लो वाज ऑफ द व्यू that work must satisfy certain human needs which motivates them to work hard. Once low order needs have been fulfilled, workers would not remain motivated unless higher order needs are fulfilled. So in order to keep employees motivated, keep on fulfilling their higher order needs. मैंने इसके बारे में बता दिया। क्रिटिसिज्म को देख लो अब जरा। Some needs do not exist at all for certain individuals. Some rewards may fit into more than one level. Yes, जैसे मैंने आपको मनी के बारे में बताया है, तो अगर आप मनी देंगे तो मनी से फिजियोलॉजिकल नीड भी पूरी हो रही है और स्टीम नीड भी पूरी हो रही है। और ऑर्डर ऑफ हेराकी मीन डिफर फॉर सर्टेन इंडिविजुअल्स, ये मैं आपको तीनों बातें बता चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। एक और थ्योरी जो लास्ट है आपके कोर्स में इतनी ही है, हर्ट्जबर्ग की थ्योरी, और इसको हम 2 फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। हर्ट्जबर्ग या 2 फैक्टर थ्योरी, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 2 फैक्टर थ्योरी। तो बिफोर आई स्टार्ट दिस, मेरा टाइम जो है वो अभी, चलिए अभी है 5 मिनट। तो 2 फैक्टर थ्योरी जो है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, लेकिन आई गेस के दोबारा ज्वाइन कर लें फिर करते हैं बात।